वन वेरी वेरी गुड इवनिंग। हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी प्रश्न आपके सही हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि या का उच्चारण स्थान है किससे? ओष्ठ से है या दांत से या मूर्धा से या तालु से? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्चारण स्थान से आपके एग्जाम में दो प्रश्न 100% पूछे जाएंगे, तो तैयार कर लीजिए आप लोग उच्चारण स्थान। बताइए, या का उच्चारण स्थान किससे होता है? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। त्योहार हो गया है, तैयारी में आप लोग लग जाइए। और आप सभी को बताइए कि एग्जाम डेट चेंज हो गई है। अब आपका जो एग्जाम है वो 31 मई को होगा। कब होगा? 31 मई को। और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो भी बढ़ा दी गई है। अब आप लोग जो है 5 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं और विलंब शुल्क के साथ 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जो भी कैंडिडेट अभी अप्लाई नहीं किए हैं वो अप्लाई कर सकें। चलिए, तो या का उच्चारण स्थान जो होता है वो तालु से होता है। किससे होता है? तालु से होता है, ठीक है ना। चलिए, इचु ईशानाम तालु। चलिए, अगला प्रश्न यहां पे देखिए, यहां पे ये चिन्ह लगा हुआ है, इसका बताना है कि ये किसका चिन्ह है, बताना है। बताइए, निर्देशन या अर्ध विराम या अल्प विराम या योजना विराम? बताइए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग सभी को। बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम निकालना है तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट मिलते रहे। देखिए, योजक जो आपका होता है वो ये होता है, ठीक है ना। और निर्देशक थोड़ा सा इससे बड़ा होता है ना। अल्प विराम ये होता है, तो बचा आपका ये अर्ध विराम, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए भाई, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। यहां पे क्या आएगा? यहां पे ये जो अंडरलाइन है यहां पे इसका शुद्ध रूप आपको बताना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और अभी जो हमारा बैच है उसमें ऑफर चल रहा है, कल तक ऑफर है। मात्र 299 रुपए में आप जो है बीएड प्रेस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो फटाफट ऐप को डाउनलोड करिए और अब आपके पास समय भी है, पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहां पे महात्म्य ये वाला आपका होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। बैच से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, 7905632533 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, यहां पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहां पे समूहवाचक संज्ञा नहीं है? बताइए, संज्ञा आपको बैच में पढ़ाया गया है ना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और उच्चारण स्थान भी आपको वर्णमाला में पढ़ाया गया है। होप करता हूं आप प्रश्नों को सही कर ले रहे होंगे। तो चलिए, यहां पे दौड़ जो आपका है वो समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है ना। बाकी कक्षा, सभा, भीड़ ये सब आपके जो है समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दौड़ आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न यहां पे देखिए भाई कि रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के? बताइए, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? बताइए सब लोग। तो रूप के अनुसार जो क्रिया विशेषण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं? एक आपका मूल क्रिया विशेषण होता है, दूसरा आपका यौगिक क्रिया विशेषण होता है, ध्यान रखना। चलिए, अगला प्रश्न यहां पे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहां पे बताइए, संकल्प, लज्जा, घटना, प्रार्थना। तो यहां पे पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है यहां पे? देखिए, प्रार्थना की जाती है, लज्जा आती है, घटना घटती है, ये सब आपके स्त्रीलिंग है। यहां पे संकल्प लिया जाता है ना। तो ये आपका जो होगा ये आपका पुल्लिंग शब्द है, संकल्प, ठीक है ना। अच्छा, अच्छी करके आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, जब भी ऐसे लिंग वाले प्रश्न आए। चलिए, अगला प्रश्न यहां पे देखिए, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? बताइए, पौधा है या पुस्तक या सहायता या लड़का? सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं? गुड इवनिंग सभी को। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें सभी लोग।
सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द यहां पे सहायता होगा, ये सदा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। चलिए, और यहां पे अगर हम पौधा की बारे में बात करें तो पौधा का बहुवचन क्या होता है? पौधे होते हैं, है ना। पुस्तक का पुस्तकें, लड़का का लड़के हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सोकर उठे थे। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है यहां पे? तो सी वाला, वे आए थे, ये आपका जो है वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं। वाच्य आपको बैच में पढ़ाया गया है ना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य या सरल वाक्य? ये तो होगा ही नहीं। अब बताइए आप लोग, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं क्या? भाई जिसमें कर्म की प्रधानता होगी वो कर्मवाच्य होगा, जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी वो आपका कर्तवाच्य होगा, है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, राहुल सर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं जहर बैच में, तो आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बहुत ही गजब की हिंदी पढ़ाते हैं सर। आप 50 में से 45 प्लस हिंदी में स्कोर करके आएंगे, ये मैं कह रहा हूं। चलिए, निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा है? कारक भी आपको बैच में पढ़ा दिया गया है। बताइए अधिकरण का क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो अधिकरण का होता है में और पर, है ना। तो यहां पे आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है क्या? विदेशज, देशज, तत्सम या तद्भव? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं जो भी क्वेश्चंस यूट्यूब पे कराता हूं वो सारे आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस होते हैं, है ना। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है क्या? उन्हें देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज। जैसे लोटा आपका क्या है? देशज शब्द है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द बताइए। शंकर शब्द किसे कहते हैं? जो दो भाषाओं से मिलकर बना हो, जैसे रेलगाड़ी हो गया, है ना। ये संकर शब्द का उदाहरण है, जो दो शब्दों से मिलकर बना हो। तो यहां पे चुगलखोर, चुगलखोर आपका जो है संकर शब्द है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखिए कि मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? राधा को, सीता को, भामा को या द्रौपदी को? बताइए मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? बताइए 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मिथिलेश कुमारी सीता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सीता को। ये मिथिला की बेटी है, ठीक है ना, मिथिला की बेटी सीता को कहा जाता है मिथिलेश कुमारी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा डियर। अगला प्रश्न यहां पे आपकी स्क्रीन पे आ गया है, उपसर्ग बताना है। यहां पे अधिमानता में उपसर्ग कौन सा है? बहुत ही सरल प्रश्न है, बताइए अधिमानता में उपसर्ग कौन सा है? तो अधिमानता में जो उपसर्ग है अधि उपसर्ग होगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? बताइए आप लोग, बताइए उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए, उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सभी का आंसर आना चाहिए। उन्मूलन का जो अर्थ होता है जड़ से उखाड़ना या पूरी तरह नष्ट करना, है ना। और इसका जो विपरीतार्थक होगा रोपण, यानी कि स्थापित करना। इसका अर्थ होता है पूरी तरह से नष्ट कर देना, इसका अर्थ होता है स्थापित करना, है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आ गया है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? इसमें अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताइए सब लोग फटाफट, अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें? तो अग्नि का इसमें अनिल नहीं है। अनिल किसका पर्यायवाची है? बताइए अनिल, अनिल किसका है? बताइए हवा का पर्यायवाची है, वायु का, है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखिए, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? चारों में से बताइए अनेकार्थक कौन सा है इसमें? 67 का जवाब दीजिए फटाफट। निम्न में कौन सा शब्द यहां पे अनेकार्थक है?
बताइए, अभिमान है, अधिक है, आयु है, अर्थ है, तो यहां पे अनेकार्थक आपका जो है अर्थ शब्द है, ठीक है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे आ गया है, अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। अभिज्ञ और अनभिज्ञ का अर्थ आपको बताना है, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सभी को। वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, फटाफट वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए, अभिज्ञ और अनभिज्ञ, तो अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार और अनभिज्ञ का ना जानकार होगा, तो सी ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे आ गया है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, सुकवि कहलाएगा, महाकवि कहलाएगा, राजकवि कहलाएगा या आशु कवि कहलाएगा? क्या कहलाएगा बताइए सब लोग। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, उसके लिए शब्द क्या होगा बताइए सब लोग। आशु कवि कहलाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? व्यंजन संधि या स्वर संधि या विसर्ग संधि या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, संधि आपको पढ़ाया गया है ना, बताइए सब लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये स्वर संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। चलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देखिए भाई, इसका संधि विच्छेद आपको करना है। भूधर्व का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए सब लोग। भूधर्व का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। भूधर्व का संधि क्या है? तो यहां पे आपका जो होगा भूधन ऊर्ध हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, यथाशक्ति में आपको समास बताना है। समास आपको राहुल सर पढ़ाए हैं ना बैच में, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए मैं कह रहा हूं पूरी अगर आप बैच की क्लास देख लिए तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। तो फटाफट ऑफर का लाभ उठाएं, नहीं तो इसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। सरल वाक्य है, उपवाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो यहां पे की लगा हुआ है ना, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देखिए भाई, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैं तुमको कुछ कहता है, मैं और मेरी मां घूमने जाने वाली है, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, तुम्हारे को जाना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, अब तक उत्तर आ जाना चाहिए आप सभी लोगों का। बहुत अच्छे भाई, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखिए, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकवक्ति है क्या? शमरत को, नहीं दोष गोसाई, शेर को, सवा शेर, सैया भई, कोतवाल, अब डर काहे का, सखी न सहेली, भली अकेली। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकवक्ति है क्या? तो शेर को सवा शेर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देखिए, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है किसको? बताइए, लेखाधिकार महोदय को, जिलाधिकारी कुलपति महोदय या आचार्य महोदय को, किसको पत्र लिखा जाता है? तो ये पत्र लिखा जाता है जिलाधिकारी को, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देखिए, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है माननीय महोदय से, प्रिय मित्र से, पूजनीय से या प्रिज आत्मज से? बताइए किससे संबोधन किया जाता है। फटाफट आंसर आना चाहिए सभी का। माननीय महोदय होगा, क्या होगा? माननीय महोदय से संबोधित किया जाता है किसी अधिकारी को पत्र लिखते समय, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे 78 का जवाब देंगे, काकल्य वर्ण कौन सा है इसमें? काकल्य वर्ण
बताइए, वर्णमाला में आपको राहुल सर पढ़ाए हैं ना, बताइए काकल्य वर्ण कौन सा इसमें? काकल्य वर्ण इसमें कौन सा है? हा है आपका काकल्य वर्ण, है ना। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? बताइए, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूं, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं। बताइए इसमें किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? इसमें ये वाले में, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे आपको बताना है शुद्ध रूप कौन सा है। यहां पे इसका शुद्ध रूप क्या होगा? बताइए सब लोग, शुद्ध रूप का चयन करें सब लोग। तो यहां पे शुद्ध रूप आपका सी वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? बताइए, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 4 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार या 6 प्रकार? फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो ये 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देखिए भाई, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है इसमें कौन सा? सर्वदा, सर्वत, इतना, गलत। बताइए, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है कौन सा इसमें? तो यहां पे इतना हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देखिए भाई, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें? बताइए, दया, प्रार्थना, वायु, नेत्र। बताइए इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बताइए निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें? तो यहां पे वायु हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूं। बताइए निम्नलिखित में किस वाक्य में भविष्य काल है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में किस वाक्य में भविष्य काल है? ये वाले में, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, है ना। चलिए, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न डियर आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है इसमें? बच्चा सो रहा है, मुझसे गाया नहीं जाता, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मुझसे पत्र लिखा गया। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है यहां पे? बताइए, वाच्य पढ़ाया गया है ना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? मुझसे गाया नहीं जाता, ये आपका जो है भाववाच्य का उदाहरण है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, संबंध कारक, अपादान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, क्या कहते हैं? 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे कहते हैं क्या? करण कारक कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा शब्द यहां पे विदेशी है? मयूर, मील, मध्य या वचन? बताइए इसमें विदेशी शब्द कौन सा है? और तैयारी में लगे रहना भाई, 1 महीने का एक्स्ट्रा समय आपको मिल गया है, जी जान लगा दीजिए एक सीट के लिए। तो यहां पे मील आपका जो है विदेशी शब्द है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योगरूढ़ या मिश्रित? बताइए, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं यहां पे? ये सारे आपके योगरूढ़ शब्द हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी या हिंदी?
बताइए बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो ये उर्दू फारसी का होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा डियर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। चलिए, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, रेखांकित शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? श्रेष्ठ, आदर्श, हीन, कनिष्ठ, क्या होगा? तो ये कनिष्ठ हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देखिए भाई, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताइए। सुरा, मधु, अमी, मृदय। बताइए इसमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अमी नहीं, इसमें अमी मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 92 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रमत्त स्वेच्छाचारी का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? बताइए इसमें उन्मत्त, प्रपीड़ित, परितप्त, उत्कृष्ट, क्या होगा? प्रमत्त स्वेच्छाचारी का अनेकार्थी शब्द होगा क्या? तो यहां पे उन्मत्त हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देखिए भाई, कुल और कुल शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। क्या होगा? बताइए कुल और कुल का अर्थ क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए। 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कुल का जो अर्थ होता है वंश होता है। वंश किसमें है? इसमें और इसमें। और कुल का होता है अर्थ गमन। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया डियर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि जो व्याकरण जानता है एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। जो व्याकरण जानता है उसके लिए शब्द क्या होगा? शास्त्री, व्याकरणविद, व्याकरण, या इनमें से कोई नहीं? बताइए 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो व्याकरण जानता है उसके लिए शब्द क्या होगा? व्याकरण हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 95 का जवाब दीजिए। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का बताइए। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा डियर? तो अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा अनुधन एषण। क्या होगा? अनुधन एषण। यहां पे ऑप्शन आपका जो होगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखिए भाई, महाधन ईश का संधि रूप होगा क्या? बताइए महाधन ईश किसका संधि विग्रह है? बताइए, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। नाइन्टी 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा? महेश हो जाएगा। महाधन ईश। अगला प्रश्न 97 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीतांबर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है? शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय, धारण करके, या पीतांबर में? बताइए, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। तत्पुरुष समास किसमें है? बताइए, शास्त्र प्रवीण में, या महाविद्यालय में, या पीतांबर में, या धारण करने? पीतांबर में होगा नहीं क्योंकि इसमें बहुव्रीहि समास होगा। तो यहां पे शास्त्र प्रवीण में है। ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। में जब पानी बरसता है में जो है कौन सा वाक्य है यहां पे बताना है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य। तो यहां पे क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे 99, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, यहां ताजा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, ऊपर के वाक्यों में कोई शुद्ध नहीं है। बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है यहां पे? ये वाला कोई शुद्ध ही नहीं है भाई, है ना। चलिए अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है यहां पे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यहां पे शुद्ध है? बताइए कौन सा। अच्छा रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? चलिए इसमें से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है इसमें? बताइए अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है यहां पे? अल्प प्राण, महाप्राण आपको बताए हैं, राहुल सर पढ़ाए हैं ना बैच में। बताइए अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो आपका अल्प प्राण होता है। तो तीसरा इसमें आपका गा है, यही आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और
जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और जिनमें ज्यादा वायु निकलती है उसमें क्या होगा? महाप्राण हो जाएगा, है ना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये आज की हिंदी की क्लास थी। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।